हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने वन शॉट सीरीज का आखिरी लेक्चर, और जिस चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड। आपके सिलेबस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ज्यादा वेटेज है इसको। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड्स इन द कार्बन कंपाउंड, देन कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बारे में उसके कुछ यूजेस हम जानने वाले हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं, देन फंक्शनल ग्रुप्स, एंड उसके साथ साथ हमारे पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का बहुत बड़ा टॉपिक यहां पर बनता है, जिसके ऊपर बोर्ड में सवाल आ सकता है डेफिनेटली। एक तो आपको एमसीक्यू के अंदर इसको पूछा जा सकता है, ऊपर एक कार्बन कंपाउंड का नाम दिया होगा या फिर वहां पे स्ट्रक्चर दिया होगा, या फिर आपको उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए बोला जाएगा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, देन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स किसे कहते हैं, इन सब के बारे में काफी डिटेल में इस लेक्चर के अंदर हम जानने वाले हैं। ओके, सो देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, है ना। देखो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टू मेन टाइप्स इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हमें दो तरीके के टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक आगे चलकर अगर आप 11th-12th में साइंस फील्ड में को चूज करते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेपरेट सब्जेक्ट देखने को मिलेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेपरेट सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, बराबर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर यहां पर प्राइमरीली कार्बन बेस्ड कंपाउंड की हम बात करते हैं, और डेफिनेटली कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। इसलिए कार्बन की सेपरेट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे नाम से हम जानते हैं वो यहां पर उभर कर आती है। इनिशियली थॉट टू ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गेन न्यू आइडेंटिटी आफ्टर यूरिया सिंथेसिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो यूरिया की सिंथेसिस के बाद हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिले। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हमें प्लांट एनिमल बेस मैटर से ही मिलते थे, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप उठा लो, उसके अंदर हमें कार्बन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेन एलिमेंट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि CO2। CO2 क्या है बेटा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अब इसमें कार्बन तो है, लेकिन यहां पर हम इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में डालते हैं। आ गई बात समझ में। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्शन इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स एक्सेट्रा विच आर कंसिडर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। आ गई बात समझ में, क्लियर है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर बॉन्ड्स इन द कार्बन, यहां पर कुछ कार्बन कंपाउंड के नाम है, उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि मीथेन CH4 का -183 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है -162 डिग्री। इथेनॉल का CH3CH2OH अल्कोहल है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -117 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म CH3Cl, जिसका मेल्टिंग पॉइंट -64 डिग्री है सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 है, बॉइलिंग पॉइंट 118 है। आ गई बात समझ में। सो जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर फाउंड टू बी लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस। देखो किसी भी कार्बन कंपाउंड का हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी कम देखने को मिलता है, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस से भी कम देखने को मिलता है ना। सो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके बीच में लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो है, इसलिए ये कार्बन कंपाउंड कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाते हैं और बॉइल हो जाते हैं। आ गई बात समझ में, यस और नो। ओके, सो देखो यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय कार्बन। अब सबसे पहले देखो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2,4 है ना। सो इसके बाद इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, लास्ट ऑर्बिट में 4 है, ठीक है। अब इसके नियर बाय नोबल गैस जो है, जो कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेलियम का है 2 और नियॉन का है 2,8। आ गई बात समझ में। आफ्टर दैट देखो यहाँ पर
बैकग्राउंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय कार्बन, इस चीज के अंदर a valence shell of the carbon contains 4 electrons, there can be many alternative routes to attain a noble gas configuration। देखो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, कहां पर है बेटा, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर। अब कार्बन को अगर उसका ऑक्टेट फुलफिल करना है तो इसके पास बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अब इसमें से 3-4 तरीके हम यहां पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके तो सबसे पहला रास्ता कौन सा है बेटा कार्बन के पास, कार्बन एम्स टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलियम बाय लूजिंग ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करेगा बेटा, चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके हेलियम के साथ कंबाइन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। सो एज अ इलेक्ट्रॉन इज अ लॉस, द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन इंक्रीजेस मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू लूज सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा कार्बन, वैसे वैसे उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। यस सो देखो, सो फॉर्मेशन ऑफ C4+ cation which would have a noble gas configuration becomes unstable due to its small size and high net charge. Consequently, carbon does not follow this route to achieve a noble gas configuration. इसलिए अल्टीमेटली कार्बन जो है वो इस रूट को फॉलो नहीं करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। आ गई बात समझ में। आफ्टर दैट देखो वे टू, दूसरा रास्ता है कार्बन के पास। अब दूसरा रास्ता क्या है बेटा, देखो कार्बन tries to become a stable like the noble gas neon by accepting 4 electrons into outer shell। अब देखो उसको किसी भी तरीके से उसके आउटर शेल को फुलफिल करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। वो किससे एक्सेप्ट करेगा बेटा, नियॉन से। सो ईच इलेक्ट्रॉन इट एक्सेप्ट्स एड अ नेगेटिव चार्ज। अब जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज एक एक यूनिट से बढ़ता जाएगा, बराबर। और इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इसको मुश्किल होता चला जाएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। ओके सो इवेंचुअली forming a C4- anion with a full outer shell becomes unstable because it's too small and has a too much negative charge. The carbon atom doesn't go this way to become stable. Again ये दूसरे रास्ते से भी कार्बन खुद को स्टेबल नहीं कर पाता है ना, क्योंकि ये मुश्किल है उसके लिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा रास्ता है बेटा, कौन सा रास्ता है, तीसरा। अब तीसरे रास्ते पे क्या करता है कार्बन, देखो कार्बन achieves the configuration of neon by sharing its 4 valence electron with the 4 valence electron of other atom. So यहां पर क्या होता है, इन दिस मेथड 2 atoms share valence electrons with each other। 2 एटम जो है वो एक दूसरे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कंबाइन होते हैं, राइट। सो the valence shell of both atoms overlap and accommodate the shared electrons, है ना। दोनों एटम के वैलेंस शेल जो है वो ओवरलैप होते हैं और सेम इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेते हैं, है ना। मतलब इसके 4 उसके 4 दोनों कंबाइन होके ये बोलते हैं कि 8 मेरे हैं, यानी कि ये भी बोलता है 8 मेरे हैं, कार्बन भी बोलता है 8 मेरे हैं, बराबर। अब देखो एज अ रिजल्ट बोथ एटम्स अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विदाउट जनरेटिंग एनी नेट चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसका फायदा क्या है बेटा, दोनों जो एटम्स है वो उनके ऊपर नेट चार्ज जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, बराबर, क्योंकि वो तो कंबाइन हो रहा है, कोई डोनेट भी नहीं कर रहा, कोई गेन भी नहीं कर रहा, दोनों साथ मिलकर रह रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउज एटम टू अटेन अ स्टेबिलिटी। तो ये जो तीसरा रास्ता है ये एटम को, कार्बन को स्टेबिलिटी अटेन करने में मदद करता है। आ गई बात समझ में। So therefore carbon atoms adopt this route to attain a noble gas configuration। इसलिए कार्बन एटम जो है इसी रास्ते से जाते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। आ गई बात समझ में। हमारे पास पहले 2 रास्ते थे वो काम नहीं करे, लेकिन तीसरे रास्ते से कार्बन को अपनी मंजिल मिल चुकी है, यस और नो। सो देखो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो अब यहां पर बॉन्ड क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, ये थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पहले हमने आयोनिक बॉन्ड देखा है बेटा। अब आयोनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज एक कैटायंस रहते हैं, दूसरे एनायंस रहते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है और स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। सो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस मेथड सर्कल्स आर ड्रॉन अराउंड द एटॉमिक सिंबल्स विथ ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और क्रॉस। द कोवैलेंट बॉन्ड इज इंडिकेटेड ओवरलैपिंग सर्कल्स। देखो ना यहां पर 2 सर्कल है ना, तो यहां पर
कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनाया गया है बेटा, दोनों सर्कल को ओवरलैप किया गया है एक दूसरे के अंदर, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक है, दूसरा हाइड्रोजन है, सो दोनों कंबाइन होने के बाद यहां पर देखो ओवरलैपिंग सर्कल हमें दिख रहा है। अब देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने एक यहां पर 2 डॉट दे दिए है ना, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इनको क्या बोलेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। यानी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन एक एक है, दोनों मिलके 2 बन रहे हैं, लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, है ना। अगर यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन रहते बेटा, 4, है ना, तो यहां पर डबल बॉन्ड लेना पड़ता है ना। सो आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय ओवरलैपिंग सर्कल्स विथ शेयर इलेक्ट्रॉन्स शोन इन द ओवरलैपिंग रीजन। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैन आल्सो ड्रॉन विदाउट शोइंग सर्कल्स। वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स वन कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। वन पेयर जो है शेयर इलेक्ट्रॉन की, वो हमें क्या बताती है, वन कोवैलेंट बॉन्ड को बताती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 is formed by the 2 hydrogen atoms sharing electrons to complete their K shells and attain the configuration of the helium। यहां पर H2 जो है ना, 2 हाइड्रोजन एटम इसी तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर बन रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबिलिटी अचीव कर पा रहा है। आ गई बात समझ में। सो ईच हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। यानी कि H सिंगल बॉन्ड H है, इधर क्या है, H सिंगल बॉन्ड H। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी चीजें, ओके। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन भी 2 ऑक्सीजन एटम से बनता है। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया गया है, O2 shows the 2 covalent bond between oxygen atoms forming a double bond। देखो यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं ऑक्सीजन के, ये 2 और 2 4 5 6 है, ठीक है, इसको और 2 चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्सीजन के एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, है ना, इसलिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आ गई बात समझ में। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम। यहां पर देखो नाइट्रोजन का भी दिया गया है, 2 नाइट्रोजन एटम बराबर, लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या है बेटा, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 3 नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल से 3 नाइट्रोजन के दूसरे एटम से, दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके। देखो यहां पर मीथेन के बारे में बात करेंगे हम। CH4 इज अ कार्बन कंपाउंड। मीथेन क्या है बेटा, कार्बन कंपाउंड है। यहां पर एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। देखो कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स यूजिंग इट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अटेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियर बाय नोबल गैस नियॉन एंड अचीव स्टेबिलिटी। देखो यहां पर नियॉन के साथ मिलकर कार्बन स्टेबल हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया आपको। सो लाइन स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन आर शोन इन द फिगर 9.5। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया है। देखो ना, कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4, ठीक है। अब यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन हो गए तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो। सो देखो in the line structure 4 line represent the 4 covalent bonds by the carbon with the 4 hydrogen atoms. So in the electron dot structure each line represent a shared pair of electron showing the share electron between carbon and hydrogen atom in the methane। देखो ना, यहां पर एक पेयर है, यहां पर एक पेयर है, यहां पर है, यहां पर है, बराबर। सो 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। अब इसको ऐसे शो कर सकते हैं हम डॉट स्ट्रक्चर से, या फिर सिंगल बॉन्ड शो कर सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, है ना, क्योंकि 2-2 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर कॉम्बिनेशन में है। आ गई क्या बात समझ में, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हाँ देखो मॉडल्स ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, बॉल एंड स्टिक मॉडल है मीथेन का, CH4 का मॉडल है ये, है ना, बीच में कार्बन और इस तरीके से हाइड्रोजन अटैच किया गया है। इस तरीके से भी स्पेस फिलिंग मॉडल से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ना, ये जो स्पेयर्स है ये किस तरीके से इसको अटैच है, बराबर। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए है, हकीकत में ऐसा आपको स्पेयर्स नहीं दिखेंगे,
आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके। अब देखो, कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल क्यों बोला गया है बेटा? क्योंकि कार्बन की कुछ विशेषताएं हैं, और क्या विशेषताएं हैं इसको देखेंगे हम। ठीक है, देखो, कार्बन इज अ यूनिक बिकॉज इट फॉर्म्स वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो है वो काफी यूनिक है बिकॉज वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड हमें फॉर्म होते हुए दिखते हैं, है ना। सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि मीथेन, यार सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये भी किससे बना हुआ है बेटा? ये भी कार्बन से बना हुआ है। हमारा डीएनए भी किससे बना है? कार्बन से बना हुआ है। आ गई बात समझ में? सो द नियरली ऑल ऑब्जेक्ट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग आर मेड फ्रॉम द कार्बन कंपाउंड। जितने भी जिंदा, नॉन लिविंग, लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल्स है, मैक्सिमम मटेरियल्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। आ गई बात समझ में? सो द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इनक्रेडिबली लार्ज, अप टू 10⁻12। 10⁻12 तक इनके मॉलिक्यूलर मासेस जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा है। So the unique property of carbon arise ability to form strong covalent bond with other carbon atom known as catenation power। देखो, कार्बन की एक खास बात है, एक विशेषता है। क्या विशेषता है बेटा उसकी? कि कार्बन किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है ना। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन की कैटिनेशन पावर बोलते हैं। इसको याद रखो, इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? हम कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। सो देखो, catenation power allows carbon to form a long chains or a rings of carbon atoms in the molecules। यहाँ पर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलता है। ये क्यों होता है बेटा? ये इसलिए होता है कि यहाँ पर कार्बन के पास क्या है? कैटिनेशन पावर है। क्या है? कैटिनेशन पावर। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। देखो, कार्बन के पास ये भी एबिलिटी है कि वो खुद के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बराबर। और इसी वजह से ये कैटिनेशन पावर की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, देखो, टिल नाउ नॉन कार्बन कंपाउंड्स 10 मिलियन, है ना। 10 मिलियन हमारे पास क्या है? कार्बन कंपाउंड है ना, लगभग 1 करोड़, है ना। सो दिस नंबर इज लार्जर देन द टोटल नंबर ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स। बाकी जितने भी एलिमेंट है कार्बन को छोड़ के, उससे जो कंपाउंड बनते हैं उससे बहुत लार्जर नंबर है ये अकेले कार्बन का, है ना। और उनका मॉलिक्यूलर मास लगभग 10 से लेके 10⁻12 से वेरी होता है। ठीक है, देखो, मीथेन जो है वो स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर मास है 16, कुकिंग गैस C3H8, C4H10, 44 या फिर 58। बेंजीन जो है C6H6, मॉलिक्यूलर मास 78 है। काफूर C10H16O 152 है। उसके बाद आगे पेनिसिलिन, शुगर, सोडियम, फैट, स्टार्च, सेलुलस, पॉलीथिलीन एंड डीएनए का मास सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास 10⁻12 है ना। तो ये सब आपको ओवरलुक करने हैं, इसमें से कुछ आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब देखो, कार्बन के बारे में और कुछ चीजें हम जानेंगे अलोंग द सेम हेडलाइन। सो कार्बन एटम्स कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं और डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना। सो देखो, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट्स टू वास्ट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब ये मल्टीपल टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है कार्बन, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है, सबसे वर्सेटाइल कंपाउंड बन जाता है, बराबर। सो फॉर इंस्टेंस 3 कंपाउंड्स इथेन CH3CH3, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH कंटेन 2 कार्बन एटम्स। इसके अंदर क्या है बेटा? 2 कार्बन एटम है। सो ईच विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। इसके अंदर अलग अलग टाइप के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। सो कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर अलाउज इट टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ 4 अदर एटम्स। कार्बन का नेचर कैसे है बेटा? टेट्रावैलेंट है, और टेट्रावैलेंट होने की वजह से 4 अदर एटम के साथ वो कंबाइन होने के सक्षम है, बराबर। सो leading to the creation of numerous compound. These compounds vary in the properties based on the atom bonded to the carbon. For instance, with hydrogen, chlorine, carbon forms 5 different compounds. देखो, हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ मिलकर कार्बन 5 अलग अलग तरीके का कंपाउंड फॉर्म करता है। CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। आ गई बात समझ में? Then carbon also bonds with oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus to create a wide range of compounds.
अब ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है जिसको आगे हम देखेंगे। सो आइसोमेरिज्म अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन फर्दर कंट्रीब्यूट्स टू द डाइवर्सिटी इन द कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन के पास आइसोमेरिज्म नाम की एक प्रॉपर्टी, अब ये क्या है इसको आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब यहां पर हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हम किसको कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी कंबाइन है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट्स एंड आर अ फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो देखो मीथेन CH4 इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। CH4 सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, कंपोज्ड ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम है उसके साथ, है ना। दिस इज द सिंपल हाइड्रोकार्बन जिसके साथ क्या है बेटा, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन एटम मौजूद है। उसके बाद इथेन C2H6 इज द अनदर हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, है ना। सो जॉइन द कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड्स, है ना, कार्बन C सिंगल बॉन्ड C बराबर। स्टेप टू फुलफिल द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम्स बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इथेन के लिए भी क्या है बेटा, 2 कार्बन एटम्स विद द सिंगल बॉन्ड है, इथेन है, ANE है आखिर में, है ना। सो C सिंगल बॉन्ड C। सो यूज द 6 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6, है ना। यानी कि यहाँ पर आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन, है ना, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन, ठीक है। यहाँ पर H, ये यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, हो गए ना सेटिस्फाई, बराबर। सो टू फुलफिल द टेट्रा वैलेंसी ऑफ बोथ द कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन की एटम की टेट्रा वैलेंसी फुलफिल हो गई। देखो ना यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने अभी ड्रॉ किया वही यहाँ पर है ना। सो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में और अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये कार्बन है, ठीक है, 4 है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं बेटा, 1 है, बराबर। सो देखो ना यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम मतलब उसको 4 की रिक्वायरमेंट है, 3 हाइड्रोजन एटम ने उसकी 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, लेकिन 1 बचा है। अब 1 के साथ क्या है बेटा, कार्बन है दूसरा, बराबर, क्योंकि कार्बन कार्बन खुद एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पर कार्बन है, अब ये वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये कार्बन को इसके बगल का कार्बन भी मौजूद है। अब ये 3 हाइड्रोजन इधर है, ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर से इसकी वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई, बराबर। तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। सो देखो अब हम देखेंगे अल्केन्स और अल्काइंस के बारे में। किसके बारे में, अल्केन्स और अल्काइंस के बारे में। देखो सबसे पहली बात, फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन एंड प्रोपेन इट इज सीन दैट वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड। देखो इथेन और मीथेन के स्ट्रक्चर से हमें यह पता चल रहा है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जहां पर सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई होगी क्या बेटा, नहीं होगी, है ना। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, इसलिए देखो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है हम उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेट। जैसे कि इथेन आखिर में ANE लगता है, किसके लिए, अल्केन्स के लिए, है ना। इथेन प्रोपेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसी को इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केन्स। आ गई बात समझ में, क्लियर है। So there are 2 more hydrocarbons that contains 2 carbon atoms, namely यहाँ पर 2 और ये है हाइड्रोकार्बन्स है जिसके अंदर इथीन है C2H4 है और इथाइन है C2H2 है। अब देखो ना यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, बराबर। सो देखो लेट अस सी द मेथड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे 9.10 पे। देखो ना यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C H, it appears that one valency of each of the 2 carbon atoms is not satisfied। अब सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई हुई क्या बेटा, इधर नहीं हुई है, बराबर। सो देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखो
तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C करना पड़ेगा हमें। तो सेटिस्फाई द टेट्रा वैलेंसी ऑफ 2 कार्बन एटम्स बाय ड्राइंग डबल बॉन्ड इन द प्लेस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। C सिंगल बॉन्ड C करेंगे तो यहाँ पर हमें वैलेंसी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। देखो ना यहाँ पर दो दो इसके कंबाइन हो चुके हैं और जो एक एक बचे हैं वो हाइड्रोजन के उसने एक्सेप्ट किए हैं। आ गई क्या बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप इसका यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं बेटा? अल्केन कहते हैं। यानी कि जो भी कंपाउंड लास्ट में ANE से एंड होता है वो क्या है बेटा? सैचुरेटेड है। बराबर। अब हम क्या देखेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या देखेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, हम उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। राइट? सो देखो इथीन एंड इथाइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इथीन जो है, इथीन है ना, ETHENE है ना, इथीन। और दूसरा क्या है बेटा? इथाइन है ना, लास्ट में ENE है, इधर लास्ट में YNE है। ये दोनों भी क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आ गई क्या बात समझ में? ओके। देखो अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, हम उसको अल्काइंस बोलते हैं। और कार्बन कार्बन, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं अल्कीन, है ना। क्या बोलते हैं? अल्कीन। अल्कीन। बराबर। अब कार्बन कार्बन अगर यहां पर कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन। आ गई बात समझ में? सो अल्काइंस, अल्कीन्स। ठीक है। लेकिन यहां पर अगर कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं? अल्केन्स। ठीक है। अब इस बात की क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए बेटा। ठीक है? क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से चेन फॉर्म होते हैं। अब इसके भी यहाँ पर हमें टाइप देखने को मिलता है, स्ट्रेट चेन्स, उसके बाद ब्रांच चेन्स, और तीसरा रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। सो मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, मीथेन नेम है उसका, इथेन C2H6 CH3, CH3 इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नेम है इथेन। प्रोपेन C3H8, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3 CH2 CH3, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H8 और नेम क्या है? प्रोपेन, है ना। अब देखो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। ठीक है। देखो in all 3 hydrocarbons carbon atoms form the core of the molecule with a hydrogen atom attached to the periphery, है ना। अब कार्बन एटम जो है वो कोर है उस मॉलिक्यूल का, है ना, और उसके आसपास में क्या है? हाइड्रोजन एटम अटैच है। बराबर। सो द कार्बन स्केलेटन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ना। म्यूचुअली बॉन्डेड कार्बन एटम्स एक्ट एज द मॉलिक्यूल्स स्केलेटन एंड डिटरमाइंस इट्स शेप। और कार्बन ही क्या करता है बेटा? उसका शेप डिटरमाइन करता है ना। कार्बन के हिसाब से तो हम हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। बराबर। सो स्ट्रेट चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर फॉर्म बाय जॉइनिंग कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू ईच अदर, है ना। अब एक के सामने एक जब हम कार्बन एटम्स को अटैच करते हैं, है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स हमें देखने को मिलती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइंड बाय सेटिस्फाइंग द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स बाय बॉन्डिंग देम टू द हाइड्रोजन एटम। अब इसके ऊपर टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए डिपेंड करता है, हम डबल बॉन्ड दे सकते हैं, सिंगल बॉन्ड दे सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी। सो यहाँ पर नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, जैसे कि मीथेन, है ना, 1 कार्बन है, इथेन इसके अंदर 2 कार्बन है, प्रोपेन 3 कार्बन है। बराबर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो हाँ,
स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका नेम है। देखो ना, यहाँ पर 3 कार्बन है, C3H8, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। डेकेन यानी कि 10 कार्बन, नोनेन 9, ऑक्टेन 8, हेप्टेन 8, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, हेक्सेन 6, है ना, पेंटेन 5, ब्यूटेन 4, प्रोपेन 3, इथेन 2, मीथेन 1। आ गई क्या बात समझ में? ये जो चार्ट है ये आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर काम में आने वाला है, इसको याद रखो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डू यू नो में कुछ चीजें देखेंगे, है ना। क्या चीजें है बेटा? देखो, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर प्रोडक्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स बरीड अंडर द सी फ्लोर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्रूड ऑयल हमें किससे मिलता है बेटा? जो डेड ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर या फिर समुंदर के अंदर बरीड होते हैं लाखों करोड़ों साल पहले, उससे हमें क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज मोस्टली मीथेन। जो नेचुरल गैस मिलता है उसके अंदर ज्यादातर क्या है बेटा? मीथेन है ना। सो व्हाइल क्रूड ऑयल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो हजारों हाइड्रोकार्बन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है। सो fractional distillation separates fuel oil into various useful components like the compressed natural gas। यहाँ पर fractional distillation नाम के प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको compressed natural gas में कन्वर्ट करने के लिए, liquefied petroleum में LPG में कन्वर्ट, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ओके ओके, सो देखो यहाँ पर 2 आइसोमेरिक कंपाउंड्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, है ना। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10, ठीक है। देखो इसको ऑब्जर्व करो एक बार आप, है ना। ठीक है, देखो 2 पॉसिबल कार्बन चेन्स है यहाँ पर, है ना। हम कार्बन को इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, कार्बन को बीच में रख के 3 कार्बन भी अटैच कर सकते हैं, डिपेंडिंग। सो 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखने को मिलते हैं। C4H10 देखो ना, यहाँ पर C को हमने सीधा अटैच कर दिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और हाइड्रोजन अटैच कर दिए, है ना। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम आइसोमेरिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमेरिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिक कंपाउंड्स। आ गई क्या बात समझ में बेटा? ओके, सो मूविंग, तेज चलना है, काफी तेज चलना है, एग्जाम कल है ना। तो ये सब चीजें एक रिवीजन के दौर पर अब चल रही है ना, क्योंकि साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है, और जिनने साल भर पढ़ाई नहीं की है उनके लिए 1 शॉट लेक्चर देखना है तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाता है उसके अंदर। आ गई बात समझ में? सो जॉइनिंग हाइड्रोजन एटम्स टू डिफरेंट कार्बन चेन्स रिजल्ट इन द 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोथ विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। C4H10 को ही अलग अलग तरीके से हम अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो डिस्पाइट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस कंपाउंड्स आर डिफरेंट ड्यू टू द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। लेकिन ये कंपाउंड भी क्या बन जाते हैं बेटा? यहाँ पर डिफरेंट बन जाता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। आ गई बात समझ में? सो दिस फिनोमिना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। आ गई बात समझ में? वेयर कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शेयर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। जो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है बेटा? डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है उसका? डिफरेंट है। आ गई बात समझ में? सो देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड्स। अब देखो ना, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वजह से यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? सो फॉर दैट रीजन देखो, कार्बन कंपाउंड्स कैन हैव अ स्ट्रेट चेन्स, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं, क्लोज चेन हो सकते हैं। सो कार्बन एटम्स फॉर्म्स रिंग्स सच एज साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है।
दिया गया है। ओके, सो देखो साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर है, कार्बन रिंग इन द साइक्लोहेक्सेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैसे है बेटा, देखो हर कार्बन को हमने दो दो हाइड्रोजन एटम्स को अटैच किया है, क्योंकि टोटल कितने हैं बेटा 12 हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास मौजूद है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ओके, देखो यहां पर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वेदर स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वेरियस एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हियर, है ना। अब देखो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि प्रोपेन है, किस तरीके से अटैच किया है। अनसैचुरेटेड कौन से आएंगे बेटा इसके अंदर, प्रोपीन आएगा, प्रोपाइन आएगा, बराबर। सो ब्रांच चेन में आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटिलीन, बराबर। उसके बाद साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, है ना, बेंजीन, साइक्लोपेंटेन, है ना। इसको ऑब्जर्व करो सिर्फ आप, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। आ गई बात समझ में? देन देखो, सो इट इज लर्न दैट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दैट इज साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देयर आर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन द 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मौजूद है, बराबर। द कंपाउंड्स हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ओके, सो देखो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स ऐसा लिखा गया है। और ये फंक्शनल ग्रुप भी काफी ज्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आ गई बात समझ में? सो देखो यहां पर कौन से फंक्शनल ग्रुप है बेटा अपने पास, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यहाँ पर आता है, C, B एंड I। ओके, सो हैलो, इसके अंदर क्रोमो है, इसका नाम ब्रोमो है, और आयोडो है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे X लिखते हैं हम। अब X की जगह पे चाहे आप Cl डालो, Br डालो या फिर I डालो। और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसका लगभग सेम ही है ना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर अल्कोहल बनता है, OH कंडेंस फॉर्मूला है। उसके बाद अल्डिहाइड बनता है ना। उसके बाद कीटोन है अपने पास। इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है ईथर, उसके बाद है ईस्टर, उसके बाद है अमाइंस। आ गई बात समझ में, इसको आपको याद रखना है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखो होमोलॉगस सीरीज, क्या बताया गया है बेटा, होमोलॉगस सीरीज। सो carbon compounds form chains of different lengths by joining carbon atoms. Functional groups can replace hydrogen atoms on these chains, leading to the formation of the numerous compound with similar chemical properties but varying carbon chain lengths. देखो कार्बन चेन की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसको लिख सकते हैं, बराबर। सो फॉर दिस केस alcohol compounds like CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH and CH3CH2CH2CH2CH2OH have a different carbon chain length. इसकी कार्बन चेन लेंथ क्या है बेटा, डिफरेंट है, कार्बन ज़्यादा है, किसमें कम है, लेकिन यहाँ पर बट एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज हमें इनकी लगभग सेम देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में? सो द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय द सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग द कार्बन चेन लेंथ व्हाइल मेंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। देखो यहाँ पर सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है सीक्वेंशियली, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। कौन सा लोगस बेटा, होमोलोगस सीरीज। आ गई बात समझ में? सो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अलग अलग होमोलोगस सीरीज रहती है, जैसे कि अल्कोहल्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अल्डिहाइड्स है। आ गई बात समझ में?
क्लियर है? सो all members of homologous series are homologous of each other. So homologous series provide an insight into the characteristics and properties of the carbon compounds with similar functional group but varying chain length. यहाँ पर होमोलोगस सीरीज हमें क्या बताती है बेटा? होमोलोगस सीरीज ये बताती है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है और सीक्वेंशियली कार्बन एटम्स की चेन जो है वो इंक्रीज हो रही है. इतना ही है. क्लियर है? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो यहाँ पर CH4 मीथेन, अब यहाँ पर इथेन C2H6 CH3 CH3, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद CH2 यूनिट्स सिक्वेंशियली इंक्रीज हो रहा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ना. सो ब्यूटेन C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसके अंदर 4, CH2 यूनिट है इसके अंदर 4, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 0. आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्या है बेटा? पेंटेन C5H12 CH3 CH2 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 CH3, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5, पेंटेन बोला तो 5, CH2 यूनिट है 5, बॉइलिंग पॉइंट है 36. बराबर. हेक्सेन के अंदर कार्बन है 6, है ना, CH2 यूनिट है 6, बॉइलिंग पॉइंट है 69. आ गई बात समझ में? सो देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, यहाँ पर और कुछ है. मिथेनॉल अल्कोहल ग्रुप है अब, है ना. क्या है? अल्कोहल. मिथेनॉल CH3OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, CH3 CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, CH2 यूनिट 2 है, CH3 CH2 CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा? 3 यूनिट. CH2 यूनिट कितने हैं? 3. CH3 CH2 CH2 CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4. उसके बाद नंबर ऑफ CH2 यूनिट कितने हैं? 4. बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 118. आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, अब हम इथीन की बात करेंगे. इथीन, है ना, इसके अंदर क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है. CH2 डबल बॉन्ड CH2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, CH2 यूनिट्स 0. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, CH2 यूनिट सिर्फ 1 है ना. सो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा? टोटल 4 है. CH2 यूनिट कितने हैं? 2 है. बॉइलिंग पॉइंट -6.5. अब CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा? 5. नंबर ऑफ CH2 यूनिट कितने हैं? 3. और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस. आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, अब देखो अल्केन्स, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. जनरल फॉर्मूला है किसका? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या है? CnH2n+2. जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स CnH2n. जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस क्या है? CnH2n-2. आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, अब देखो यहाँ पर हम अब बढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ. ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड. अब कार्बन कंपाउंड हम पिछले 45 मिनट से कर रहे हैं, लेकिन इसका नॉमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है ना. 11th-12th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है. 11th-12th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं. बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगे. सो सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स. इनिशियली देखो शुरू में कार्बन कंपाउंड्स वेर नेम्ड इन द वेरियस वेज when their numbers were small leading to the creation of common names. जब कार्बन कंपाउंड की संख्या कम थी, हमें पता कम थे, बने कम थे, उस वक्त कॉमन नेम्स चल जाते थे, है ना. द नेम ऑफ द फर्स्ट 4 अल्केन्स मीथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन वेर डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस. ये जो फर्स्ट 4 अल्केन है, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन, ये अलग अलग सोर्सेस से डिराइव किए गए हैं. ठीक है, सो यहाँ पर subsequent alkane names were based on the number of carbon atoms in the compound. यहाँ पर for compounds with the molecular formula C4H10, ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, उसके लिए 2 isomeric compounds with either straight or branch chain in the structural formulas are possible. है ना, 2 आइसोमेरिक कंपाउंड यहाँ पर बन सकते हैं. तो डायरेक्टली हम इसको बता सकते हैं क्या बेटा? डायरेक्टली इसका नाम अगर बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन किसका है ये तो बोलना पड़ेगा. मतलब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पाता है. बराबर. तो उसके लिए सॉल्यूशन है द आइसोमर्स आर नेम एज द एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आई ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इंडिकेटिंग दैट देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड इंटर रिलेशनशिप.
है ना। ये क्या बताता है बेटा, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके। सो देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आखिर वो घड़ी आ ही गई, किसकी बेटा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की घड़ी आ ही गई। क्या है बेटा इसके अंदर, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी, यूपीएससी नहीं रहे, आईयूपीएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये सब कार्बन कंपाउंड को एक इंटरनेशनल नाम देता है। मतलब चाहे आप नाइजीरिया में चले जाओ, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, या फिर इलॉन मस्क के साथ मार्स पे चले जाओ, लेकिन फिर भी इस कंपाउंड का नाम जो है वो हर जगह क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। आ गई बात समझ में। सो देखो, द सिस्टम प्रोवाइड यूनिक नेम फॉर ऑल कार्बन कंपाउंड्स एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। सो आईयूपीएसी नेम कंसिस्ट 3 यूनिट्स, इसके अंदर 3 यूनिट रहते हैं, पेरेंट, सफिक्स, प्रीफिक्स, एंड एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है। सबसे पहले प्रीफिक्स, पेरेंट एंड सफिक्स। आ गई बात समझ में। सो स्टेप 1 क्या है बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहली स्टेप क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, है ना, वो आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद पेरेंट अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड एंड नेम इज रिटन। उसका पेरेंट अल्केन कौन सा है, उसका नाम लिखना है, कितने कार्बन एटम्स है उसके हिसाब से, ठीक है। अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड है, पेरेंट अल्केन नेम चेंज होगा, ANE होगा। ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE होगा, डबल बॉन्ड है तो ENE होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE होगा। आ गई बात समझ में। सो देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब यहाँ पर कुछ कॉमन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम दिए गए हैं, ठीक है। सो CH3 CH2 CH3, स्ट्रेट चेन है C, प्रोपेन, CH3 CH2OH, इथेन, CH3 CH2 COH, इसके पेरेंट नेम दिए गए है ना, कितने कार्बन है उसके हिसाब से, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, है ना। अब देखो C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, 3 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो आखिर में क्या आएगा बेटा, ENE आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहाँ पर 3 कार्बन है लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपाइन लिखना पड़ेगा, है ना। वाल आखिर में क्या आएगा, YNE आएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब स्टेप 1 पता है अपने को कैसे है कार्बन। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद उसका पेरेंट, जितने कार्बन है उस हिसाब से उसका पेरेंट नेम लिखो। ट्रिपल बॉन्ड है तो आखिर में YNE, डबल बॉन्ड है तो आखिर में ENE, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आखिर में ANE, बराबर। लेकिन स्टेप 2 में क्या करना है, इफ the structural formula contains a functional group, replace the last letter E from the parent name by the condensed name of the functional group as a suffix। अब देखो, जो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े हैं ना, अल्कोहल, ईस्टर, ईथर, उसका सफिक्स नेम आपको वहां पर देना है ना, कंडेंस नेम, ठीक है। सो द कंडेंस नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हैलोजन इज ऑलवेज अटैच्ड एज अ प्रीफिक्स, लेकिन हैलोजन ग्रुप जो है उसका जो नेम है वो हमेशा प्रीफिक्स पे रहता है, सफिक्स पे नहीं रहता है। सो 9.19 टेबल में आपको ये पता चलेगा, है ना। सो देखो, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन फ्रॉम वन एंड टू अदर। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, कहाँ से कैलकुलेट करें, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, है ना। देखो, असाइन द नंबर 1 टू द कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप CHO और COH इफ प्रेजेंट, अदरवाइज द चेन कैन बी नंबर्ड इन द 2 डायरेक्शन, है ना। जहां पर भी ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, वहां से नंबरिंग आपको शुरू करनी है, ठीक है। सो एक्सेप्ट दैट नंबरिंग विच गिव्स अ स्मॉलर नंबर टू द कार्बन कैरिंग द फंक्शनल ग्रुप, है ना। सो यहाँ पर द फाइनल नेम, अ डिजिट नंबर एंड कैरेक्टर लेटर शुड बी सेपरेटेड बाय द स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे स्मॉल लाइन देती है हम। सो 9.20 में आप ये देखोगे। सो यूजुअली नंबरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द कार्बन चेन कंटेन्स ओनली 2 कार्बन एटम्स। अगर सिर्फ 2 कार्बन एटम है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर देखो, आईयूपीएसी नाम दिए गए हैं कुछ कंपाउंड्स के, है ना, कुछ कॉमन कंपाउंड्स के यहाँ पर क्या है बेटा, आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। सो CH2 CH2OH फंक्शनल ग्रुप
क्या है बेटा OH, कंडेंस नेम क्या है OL, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, CHO का Al, COH का OIC एसिड, NH2 का अमाइन, CO का ONE। ठीक है, ये आपको फिलअप करना है अब। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पेरेंट नेम है, देखो यहाँ पर OH CH3 CH2OH है ना, पेरेंट नेम है इथेन, पेरेंट सफिक्स क्या आएगा इथेनॉल है ना। अब यहाँ पर कितने कार्बन एटम है आपको कैलकुलेट करने हैं है ना। अब यहाँ पर इथेन है ना, क्लोरोइथेन आएगा यहाँ पर है ना, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन और के लिए ये एक्सेप्शन है। सो यहाँ पर क्लोरोइथेन इसका नाम आएगा है ना। सो देखो BrCH2CH3 है, उसके बाद में और भी कई सारे कंपाउंड है जो कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से बने हुए हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको तुरंत अभी करनी है, चाहे वीडियो को पॉज करो, चाहे ये लेक्चर खत्म होने के बाद इसकी प्रैक्टिस करो, स्टेप बाय स्टेप जाना है बराबर। सो देखो यहाँ पर और कुछ स्टेप 3 के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर दिया गया है। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, ठीक है, 2 नंबरिंग्स ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है, 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं है ना, बोथ द नंबरिंग आर इक्विवेलेंट। सो इसका नाम क्या आएगा बेटा प्रोपैन टू ऑल है ना। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, इसको इस तरीके से अटैच करो, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन एटम है, इसको हम इस तरीके से भी जा सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। सो यहाँ पर 2 क्लोरोपेंटेन, क्योंकि कौन से पोजीशन पे है बेटा फंक्शनल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे, 2 क्लोरोपेंटेन। आ गई बात समझ में। सो देखो उसके बाद CH3 C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड O बराबर। अब इसको भी अरेंज कर लो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिख दो, नंबरिंग दे दो, और इसका नाम क्या आएगा बेटा पेंटान 2 ONE। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को भी आपको फुलफिल करना है ना, ये आपके लिए वर्क है ना। स्टेप्स बता दिया मैंने, अब इसका नाम लिखना है आपको, क्लियर है, यस और नो, ओके, ठीक है। क्या देखेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसके अंदर सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। क्या है, कौन सा बशन है बेटा, कंबशन सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बराबर। सो देखो यहाँ पर कहते हैं हम, हाँ ठीक है, कंबशन इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड की कंबशन केमिकल प्रॉपर्टी है। व्हेन द कार्बन और इट्स कंपाउंड आर इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन ऑकर्स। देखो जब कार्बन कंपाउंड इग्नाइट होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां पर कंबशन होता हुआ दिखता है। कंबशन ऑकर्स इमिटिंग हीट एंड लाइट एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन की वजह से हीट और लाइट इमिट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वहां पर होता है। आ गई बात समझ में। सो हाइड्रोकार्बन्स एंड मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स अंडरगो कंबशन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ कॉमन प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स एंड मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन जब उसका होता है तो ज़्यादातर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ कॉमन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आ गई बात समझ में। सो एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर्म हो रही है। अब मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट फॉर्म करेगा। जब इथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। देखो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है जिसको हम बहुत ही शॉर्ट वे में यहाँ पर देखेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए बंसन बर्नर, कॉपर गेज, मेटल प्लेट है ना, ये चाहिए हमें। इथेनॉल, एसिटिक एसिड, नैप्थलीन चाहिए। क्या करना है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स हमें क्लीन कॉपर गेज में लेना है। सो होल्ड द कॉपर गेज ओवर अ ब्लू फ्लेम के ऊपर कॉपर गेज को होल्ड करना है फ्रॉम द बंसन बर्नर एंड ऑब्जर्व द स्मोक और द सूट फॉर्मेशन। जो सूट और स्मोक फॉर्म होगा उसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। होल्ड मेटल प्लेट इन द फ्लेम while the substance is burning and observe any deposit collected on the plate। और यहाँ पर सब्सटेंस जब जलेगा तो हमें ऑब्जर्व करना है कि प्लेट पे कौन सा डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है अदर केमिकल के साथ, है ना। अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलेगा बेटा, देखो सबसे पहली बात, इथेनॉल सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न्स विद द क्लीन ब्लू फ्लेम। इथेनॉल
क्लीन ब्लू फ्लेम से बर्न होगा, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। नैप्थेलिन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा। यहाँ पर ब्लैक स्मोक फॉर्म होगा, ब्लैक डिपॉजिट और सूट जो है वो मेटल प्लेट के ऊपर फॉर्म होता हुआ हमें दिखेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैव अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन कंपेयर्ड टू द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ज्यादा मात्रा में कार्बन रहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड के तुलना में, है ना। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड सम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर फॉर्म। तो इसीलिए कंबशन के वक्त यहाँ पर हमें जो ब्लैक सूट फॉर्म होता हुआ दिखता है, यहाँ पर कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस हॉट कार्बन पार्टिकल्स इमिट येलो लाइट, और ये जो गर्म कार्बन पार्टिकल्स है ये येलो कलर की लाइट फॉर्म करते हैं, इमिट करते हैं, और इसी वजह से हमें येलो कलर की फ्लेम देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? सो लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई इवन इन द कंबशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इफ द ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो येलो फ्लेम कैन बी ऑब्जर्व, है ना। ये भी एक कंडीशन हो सकती है येलो फ्लेम को ऑब्जर्व करने की। आ गई बात समझ में? सो देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा कार्बन की, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, है ना, ऑक्सीडेशन। अभी हमने क्या देखा बेटा? कंबशन देखा। अब हम क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन देखेंगे, है ना। कैसे है ऑक्सीडेशन, है ना। सो कार्बन compounds burn combining easily with oxygen are ignited during combustion. All chemicals bonds in the compound form molecule break forming CO2 and H2 as a product. यहाँ पर सब जो है वो ब्रेक होते हैं और H2O एंड CO2 का प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। कार्बन कंपाउंड्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग कंबशन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सब्सटेंस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। सो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्लूड पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है बेटा? दो कॉमन, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इफेक्ट क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफेक्ट अफेक्ट सर्टेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड। आ गई बात समझ में? सो इन द नेक्स्ट स्लाइड देखो, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है क्या? एयर इनलेट्स इन द गैस और केरोसिन स्टोव्स इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल विथ ऑक्सीजन, है ना। सो द मिक्सचर प्रोड्यूस अ क्लीन ब्लू फ्लेम, इसलिए वो मिक्सचर क्लीन ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। डिपोजिशन ऑफ ब्लैक सूट ऑन द कुकिंग वेसल्स इंडिकेट चोक्ड एयर इनलेट्स। अगर आपके कुकिंग वेसल के बॉटम पे ब्लैक सूट का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपका जो वेसल है वो चोक हो चुका है, उसके अंदर गंदगी जमा हो चुकी है ना। सो चोक एयर इनलेट्स लीड टू फ्यूल वेस्टेज। ऐसा होने से आपका गैस जो है घर का वो वेस्ट हो सकता है, बराबर। सो रेगुलर क्लीनिंग ऑफ एयर इनलेट्स इज नेसेसरी फॉर इफिशिएंट कंबशन एंड फ्यूल यूजेस। एयर इनलेट का रेगुलर क्लीनिंग अगर करते रहेंगे तो यहाँ पर इफिशिएंट तरीके से फ्यूल इस्तेमाल कर पाओगे, कॉस्ट बचेगी और सेफ भी रहेगा, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन को छोड़ दिया था ना हमने पहले पीछे, देखो अब। सो टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर, मेजरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर लेना है, ठीक है। इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेना है। क्या करना है? इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है। मिक्सचर को थोड़ा सा गर्म होने देना है, वार्म करना है। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली व्हाइल स्टीयरिंग। सो ऑब्जर्व इफ, यहाँ पर हिलाते वक्त हमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन इसके अंदर डालना है ना। एंड इफ द पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट, यहाँ पर पिंक कलर आपको दिखता है या नहीं दिखता है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। सो इनिशियली पिंक कलर डिसअपियर्स, लेकिन इनिशियली शुरू में क्या होता है बेटा? पिंक कलर जो है वो डिसअपियर होता जाता है। सो इफ एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रेजेंट, पिंक कलर रिमेन्स। अगर आपने हद से ज्यादा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया तो पिंक कलर वहां पर रहता है, ठीक है। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? इथेनॉल ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। इथेनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन वहां पर होता है ना। सो पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वैनिशेस इनिशियली बट मे परसिस्ट ऑफ एक्सेस इज प्रेजेंट, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
देखो अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे बेटा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन apparatus, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर्स लेने हैं, ठीक है, टिंचर आयोडीन, ब्रोमीन वाटर, वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स, पीनट, सनफ्लावर ऑलिव, है ना। सो यहाँ पर वनस्पति घी भी लेना है, 4 ml ऑयल टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है आपको, है ना। उसके बाद 4 ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन या फिर ब्रोमीन वाटर उसके अंदर डालना है। उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है, हिलाना है, एंड ऑब्जर्व इफ द ओरिजिनल कलर डिसअपियर। उसका ओरिजिनल कलर डिसअपियर होता है या नहीं, इसको ऑब्जर्व करना है। सो रिपीट द प्रोसीजर विद अदर ऑयल्स एंड वनस्पति घी। और यही प्रोसीजर आपको अदर ऑयल के साथ, वनस्पति घी के साथ बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस क्या देखेंगे बेटा हम, डिसअपियरिंग और डिमिनिशिंग कलर ऑफ आयोडीन और ब्रोमीन इंडिकेट्स अ रिएक्शन। यहाँ पर देखो आयोडीन और ब्रोमीन का कलर अगर यहाँ पर डिसअपियर होता हुआ आपको दिखता है तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है। और ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, जिस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सो ये एडिशन रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इन द कार्बन कंपाउंड। ये एडिशन रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, कार्बन कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है। कंक्लूजन क्या है इसका बेटा, इफ कलर डिसअपियर्स, अगर कलर डिसअपियर होता है, द सब्सटेंस कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, एंड यहाँ पर अगर नो कलर चेंज है, कलर चेंज नहीं हुआ है ब्रोमीन का या फिर टिंचर ऑफ आयोडीन का, तो हम बोल सकते हैं कि विथ वनस्पति घी सजेस्ट द अब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इसलिए वनस्पति घी सैचुरेटेड है, लेकिन बाकी के जो ऑयल्स है वो कैसे है बेटा, अनसैचुरेटेड है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडिशन रिएक्शन के कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो unsaturated compounds react with hydrogen to form saturated compounds। unsaturated compounds हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन वहां पर होता हुआ दिखता है, और इस वजह से फैसिलिटेटेड बाय कैटलिस्ट लाइक द प्लैटिनम और निकेल। यहाँ पर प्लैटिनम या फिर निकेल जैसे कैटलिस्ट्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इस रिएक्शन को होने के लिए। सो क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन यील्ड्स टू 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। प्रोपेन के क्लोरीनेशन की वजह से 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं विथ 1 क्लोरीन एटम ईच। हर एक के पास एक क्लोरीन एटम जाता है, विच कैन बी नेम यूजिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर। और इसी का सॉल्यूशन क्या है, उसको IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम नाम दे सकते हैं। आ गई बात समझ में। सो बोथ एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कॉमन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। बात क्लियर है। सो एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व एडिंग आइटम्स और ग्रुप्स अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर ग्रुप्स जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको ऐड करते हैं एडिशन रिएक्शन के अंदर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्लेस एटम्स और ग्रुप्स यील्डिंग 1 और मोर प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एटम्स और ग्रुप्स को रिप्लेस किया जाता है, एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें वहाँ पर मिलते हैं। बात क्लियर है। सो हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट्स, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्लेस, अब सब्स्टिट्यूशन नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्लेस एटम्स और ग्रुप्स, एटम्स को और ग्रुप्स को रिप्लेस करता है और उससे यील्डिंग 1 और मोर प्रोडक्ट्स, उससे एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। आ गई बात समझ में। सो हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन की वजह से क्या होता है, अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स सैचुरेटेड फैट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि वनस्पति घी प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ बट रिड्यूसिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहती है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, बराबर। सो अनसैचुरेटेड फैट्स आर कंसिडर हेल्दियर देन द सैचुरेटेड फैट्स ड्यू टू देयर डबल बॉन्ड्स। इसलिए अनसैचुरेटेड फैट्स को हम हेल्दी कंसिडर करते हैं एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैट्स। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, है ना। कहाँ पर है हम, ठीक है ना। सो देखो जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। देखो यहां पर, हाँ, अब हम क्या देखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।
किसके बारे में? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सो एज अ सिंगल बॉन्ड CH एंड C सिंगल बॉन्ड C आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रिएक्टिव। इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो रिएक्टिव नहीं रहते, एंड देयरफॉर देम रिमेन इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रीएजेंट्स। इसलिए ज़्यादातर रीएजेंट्स में वो इनर्ट रहते हैं। आ गई बात समझ में? सो हाउएवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट रैपिडली विथ क्लोरीन। इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सनलाइट के प्रेजेंस में रैपिडली रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। आ गई बात समझ में? सो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम्स रिप्लेस वन बाय वन। इस रिएक्शन के अंदर वन बाय वन, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लोरीन एटम जो है वो रिप्लेस होता है। सो all the hydrogen atoms in the saturated hydrocarbons, the reaction image the place of one type of atom group in a reactant is taken by the another atom। इसके अंदर एक की जगह दूसरा ले लेता है ना। so is called, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में? सो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ओके जस्ट अ सेकेंड, है ना। हाँ, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज अ सब्स्टिट्यूशन विच गिव्स 4 प्रोडक्ट्स। मीथेन का जब क्लोरीनेशन होता है तो ये भी क्या है बेटा? एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर हमें 4 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। सो CH4Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl HCl बराबर। सो एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन का एटम आ गया, ठीक है। अब CH3Cl बचा, ठीक है, Cl2 के साथ रिएक्ट हुआ, फिर एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन आ गया, है ना। फिर से एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन आ गया, आखिर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा और 3 क्या आ गए बेटा? क्लोरीन आ गए। और लास्ट में क्या बचा बेटा? हाइड्रोजन सब चले गए, लेकिन हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली? 4 क्लोरीन के एटम ने ले ली। ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आ गई बात समझ में? सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखो, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है जिसका नाम है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, है ना। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सो देखो, इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर विद बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, है ना। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा? 78 डिग्री सेल्सियस, है ना। सो इट कॉमनली नोन एज अल्कोहल और स्पिरिट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल या फिर स्पिरिट बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्कोहल या फिर स्पिरिट। ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर इन ऑल प्रोपोर्शन, न्यूट्रल व्हेन टेस्टेड इन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो ये न्यूट्रल आता है, ठीक है। सो कंजप्शन ऑफ इथेनॉल ऑल्दो वाइड स्प्रेड इज कंडेम्ड ड्यू टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ। ऐसे अल्कोहल को लोग कंज्यूम करते हैं जिससे उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा असर हमें देखने को मिलता है। इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ प्योर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लेथल, है ना। थोड़ा सा भी अल्कोहल कोई कंज्यूम करता है फिर भी वो शराब, वो जो अल्कोहल है वो सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। सो इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट एंड यूज इन मेडिसिन्स लाइक द टिंचर आयोडीन एंड कफ मिक्सचर्स। कफ सिरप्स जो रहते हैं उसके अंदर इथेनॉल को मिक्स किया जाता है ना। और आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिथेनॉल CH3OH द लोअर होमोलॉग ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का ये भाई है ना, लेकिन ये पॉइजनस होता है एंड इसका छोटा सा क्वांटिटी में भी इनटेक अगर आपने कर लिया मिथेनॉल का तो विजन आपका ज़िंदगी भर के लिए जा सकता है ना, और जान भी जा सकती है। सो टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इंपॉर्टेंट कमर्शियल सॉल्वेंट इथेनॉल, इट इज़ मिक्स विद द पॉइजनस मिथेनॉल, है ना। इसलिए इथेनॉल को पॉइजनस मिथेनॉल के साथ मिक्स किया जाता है। तो इथेनॉल इज कॉल्ड डीनैचुरेटेड स्पिरिट। इसको क्या बोलते हैं हम? डीनैचुरेटेड स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है। सो अ ब्लू डाई इज ऑल्सो एडेड टू इट सो दैट इट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड। इसके अंदर ब्लू कलर का डाई भी हम ऐड करते हैं ताकि वो पता चल सके, इतना खतरनाक है तो वो पता चल सके, है ना, लोग उसको कंज्यूम ना करें, ठीक है। अब देखो इथेनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, है ना। इथेनॉल अंडरगोज रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन में जाता है और उस वजह से हाइड्रोजन गैस
एंड सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सो रिएक्शन विथ सोडियम, है ना, इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ देखेंगे बेटा, हम सोडियम के साथ देखेंगे, ठीक है। सो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इथेनॉल बाय सोडियम। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यहां पर हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, हाइड्रोजन का, है ना। सो क्या फॉर्म होता है, फॉर्मिंग सोडियम इथॉक्साइड एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। सो द जनरल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इज 2Na plus 2CH3CH2OH gives 2CH3CH2ONA। देखो ना, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया बेटा, Na आ गया, है ना। So H2 gas is liberated. So this reaction is typical for alcohols where the OH functional group participates in the reaction with active metals like the sodium. यहाँ पर OH functional group की रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ। क्लियर है, ओके। सो देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है ना। बिग टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब फिटेड इन द रबर कॉक, नाइफ, कैंडल एक्सेट्रा, सोडियम मेटल, इथेनॉल, मैग्नीशियम रिबन लेनी है। 10 ml इथेनॉल हमें बड़े टेस्ट ट्यूब में डालना है। सोडियम मेटल के कुछ 2-3 पीसेस जो है वो सीरियल ग्रेन साइज में हमें कन्वर्ट करने हैं। उस सोडियम पीसेस को इथेनॉल के अंदर डालना है एंड फिक्स द गैस डिलीवरी ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द आउटलेट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब एंड ऑब्जर्व, है ना। अब वहां पर जो गैस निकलेगा वहां पर आपको बर्निंग कैंडल लेके जानी है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व करना है बेटा, देखो, है ना। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए आपसे, है ना। सबसे पहला, विच इज द कंबस्टिबल गैस कमिंग आउट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब। गैस डिलीवरी ट्यूब से कौन सा गैस बाहर आएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली। सो व्हाई डू द सोडियम पीसेस अपीयर टू डांस ऑन द सरफेस ऑफ इथेनॉल। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज दे रिएक्ट विगोरसली विद इथेनॉल। वो सोडियम इथेनॉल के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होता है एंड वहां पे सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है बेटा सोडियम इथॉक्साइड का, ठीक है। सो यहाँ पर व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सोडियम, सोडियम के जगह पे जब मैग्नीशियम रिबन यूज करते हैं, सिमिलर रिएक्शन होती है। गैस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर पूछा है, डू यू सी गैस बबल्स रिलीज फ्रॉम द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन से गैस बबल रिलीज होते हैं क्या बेटा, देखो, यस, गैस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। डज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद इथेनॉल, यस, रिएक्ट होता है, इसलिए तो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता है। सो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद द इथेनॉल सिमिलर टू द सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मैग्नीशियम इथॉक्साइड। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम इथॉक्साइड प्रोड्यूस होता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ओके। देखो, अब देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन देखेंगे बेटा हम, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट द टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस, जब हम इथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, है ना, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ बेटा, एक्सेस अमाउंट, बहुत ट्रिमेंडस क्वांटिटी में जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इथेनॉल को गर्म करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथीन। तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है उस, और वहां पर क्या बनता है बेटा, इथीन बनता है, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है। सो देखो, CH3CH2OH 170 कॉन्सेंट्रेट H2SO4, अब क्या बन गया बेटा, इथीन बन गया, है ना। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O, यानी कि यहाँ पर वाटर जो है वो बाहर निकलता हुआ हमें दिखेगा। क्लियर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, है ना, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अल्कोहल, है ना, अल्कोहल क्या है बेटा, एक फ्यूल है। क्या है, फ्यूल है, बराबर। सो देखो, यहां पर शुगर केन की मदद से हम इफिशिएंटली मोलासेस ऑफ शुगर केन का इस्तेमाल करके
हम इफिशिएंटली अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। जब इथेनॉल का फर्मेंटेशन होता है तो हमें एक क्लीन फ्यूल मिलता है ना। इथेनॉल समटाइम्स एडेड टू पेट्रोल इंक्रीज एफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्यूल कॉल्ड गैसोहॉल। आजकल के ज़माने में 10% इथेनॉल मिला हुआ है पेट्रोल में, और गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि आगे चलकर हमें 20% इथेनॉल को मिक्स करना है, और E20 कैपेबल इंजन वाली गाड़ियाँ भी अभी मार्केट में आ चुकी है ना। सो इथेनोइक एसिड ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। दूसरा क्या है बेटा यूजफुल चीज़, इथेनोइक एसिड है, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, है ना। कलरलेस लिक्विड है ये विद बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस। सो इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज एसिडिक टर्निंग ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। सो विनेगर इज यूज्ड, अभी एसिटिक एसिड को विनेगर बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। सो विनेगर को प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। विनेगर क्या है, 5 से 8% एक्वियस एसिटिक एसिड है। क्लियर है बात, ओके। सो प्योर इथेनोइक एसिड फ्रीजेस एट द रूम टेम्परेचर। प्योर इथेनोइक एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, रिसेम्बलिंग आइस एंड दस कॉल्ड अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना। उससे उसको ही आइस ही बोला जाता है, और उसी को ही हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पर देखो इसकी रिएक्शन हम देखेंगे, किसकी बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किसके साथ बेटा, बेस के साथ, ठीक है। देखो रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस CH3COOH NaOH, ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या फॉर्म हुआ, CH3COONA फॉर्म हुआ, एक तरीके का सॉल्ट फॉर्म होता है, और बाय प्रोडक्ट में वाटर मिलता है, ठीक है। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, किसकी रिएक्शन करनी है हमें, इथेनोइक एसिड की, है ना, एसिटिक एसिड की, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ। टेस्ट ट्यूब लेनी है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, बेंड गैस डिलीवरी ट्यूब लेनी है, इस तरीके से, रबर कॉक, थिस फनल एंड स्टैंड। देन केमिकल क्या चाहिए, एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट पाउडर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है। क्या करना है बेटा, अरेंज द एपरेटस शोन इन द फिगर, है ना, इस तरीके से पूरा एपरेटस आपको अरेंज कर लेना है ना। 10 ml एसिटिक एसिड आपको थिसल फनल के अंदर डालना है। देन चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं, आपको बबलिंग देखने को मिलेंगी बड़े से टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। सो बबल्स आर सीन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब, छोटे टेस्ट ट्यूब में भी आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। लाइम वाटर चेंजेस इट्स कलर, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है उसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखो। सो यहाँ पर गैस प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बड़े टेस्ट ट्यूब में रिलीज हुआ है, ठीक है। बबल्स इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब आर फॉर्म ड्यू टू पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द गैस डिलीवरी ट्यूब, है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जाकर रिएक्ट किया बेटा, लाइम वाटर के साथ, है ना। सो यहाँ पर लाइम वाटर का कलर चेंज हुआ, है ना। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होने की वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की कन्वर्ट हुआ, है ना। सो लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किस तरीके से होती है बेटा, देखो CH3COOH एक्वियस फॉर्म में, Na2CO3 2CH3COONA, है ना। देखो यहाँ पर फिर से NaCOO के साथ अटैच हो गया, H को उसने रिप्लेस कर दिया, फंक्शनल को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर लिबरेट होते हुए दिखते हैं, ठीक है। सो रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बेटा, NaHCO3 के साथ, फिर सेम रिएक्शन है CH3CONA H2O एंड CO2, सेम टू सेम रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। अब देखो क्या देखेंगे हम, इस्टरिफिकेशन ऑफ वाटर, इस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। सो सब्सटेंस हैविंग ईस्टर एज द फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होने के बाद हमें ईस्टर ग्रुप का जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता हुआ दिखता है। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, बीकर लेना है, बर्नर लेना है, उसके बाद केमिकल्स कौन से बेटा, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड है, उसके बाद इथेनॉल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड वाटर। 1 ml इथेनॉल 1 ml ग्लेशियल इथेनोइक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब डालना है ना, इस तरीके से। उसके बाद कुछ ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने हैं। उस टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर रखना है, हॉट पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, लगभग 5 मिनट के लिए, है ना। दूसरा बीकर लेना है जिसके अंदर 20-30 ml पानी डालना है, एंड उस मिक्सचर को
वहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है और उस मिक्सचर का स्मेल आपको करना है, स्मेल द मिक्सचर। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सो अपॉन स्मेलिंग द मिक्सचर यू विल नोटिस द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर इथिल इथेनोएट। देखो यहाँ पर ईस्टर जो है उसकी स्मेल फ्रूटी होती है, मीठी होती है ना। तो आपको एक मीठी फ्रूटी स्मेल जो है वो आएंगी यहाँ पर, है ना। वो किसकी है? इथिल इथेनोएट की है। केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा? CH3COH CH3CH2OH CH3COO CH2CH3। यहाँ पर हमें ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप के साथ फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ना। सो ईस्टर स्मेल स्वीट लाइक अ फ्रूट एंड यूज फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवरिंग्स। इसको फ्लेवर के अंदर, फ्रेग्रेंसेस के अंदर ईस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल उसका फ्रेग्रेंस है। दे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कोहल एंड सोडियम कार्बोक्सिलेट नोन एज अ सैपोनिफिकेशन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होते हैं और क्या फॉर्म होता है बेटा? अल्कोहल फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। आ गई बात समझ में? क्लियर है? सो दिस रिएक्शन इज क्रूशियल इन मेकिंग सोप फ्रॉम फैट्स, है ना। फैट्स से सोप बनाने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आ गई बात समझ में? एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स हम किसको कहते हैं? पॉलीमर्स आर आल्सो टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये जायंट कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं मेड अप ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स नोन एज पॉलीमर्स। देखो ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम से बने हैं, हम इनको पॉलीमर बोल देते हैं, जिनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। जैसे कि क्रूड ऑयल है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका, है ना। सो नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल कौन से है बेटा? इंक्लूडिंग पॉलीसैकेराइड्स जिसको हम स्टार्च या सेलुलोज बोल सकते हैं, प्रोटीन्स ये भी कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वगैरह, डीएनए आरएनए, उसके बाद रबर, ये भी क्या है? एक तरीके का नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है। ठीक है, सो यहाँ पर मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से है बेटा अपने पास? डेवलप्ड इनिशियली एज अल्टरनेटिव टू नेचुरल मटेरियल्स लाइक रबर एंड सिल्क, नाउ वाइडली यूज इन द वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूड सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर्स एंड प्लास्टिक्स, है ना। प्लास्टिक, इलास्टोमर, सिंथेटिक फाइबर यहाँ पर वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय द रिपीटेटिव लिंकिंग ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। एक स्मॉल यूनिट को अगर हम रिपीटेडली लिंक करते जाए उसको, तो यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म होते। देखो ना यहाँ पर इथिलीन मोनोमर है ना, इसको हम अटैच करते गए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, और पॉलीइथिलीन हमें मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? पॉलीइथिलीन। वो बैग इस्तेमाल करते हैं ना पॉलीथीन की, है ना। सो देखो, synthesis of polythene, a key example of polymer involving alkene type monomers, figure 9.26 जो यहाँ पर है आप देख सकते हो। common polymer 9.27 list some widely used common polymers। देखो यहाँ पर पॉलीइथिलीन है ना, इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको ही मल्टीपल में हम लेके जाते हैं तो कैरी बैग स्पोर्टवेयर बनते हैं। उसके बाद पॉलीस्टीरीन, पॉलिस्टर के कपड़े वगैरह पहनते हो ना आप, थर्मोकॉल आर्टिकल्स। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम बोलते हैं ना पीवीसी पाइप की फिटिंग हुई है हमारे घर पे। कौन से पाइप की फिटिंग है? पीवीसी पाइप की। तो वो भी किस वजह से है बेटा? यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से है, विनिल क्लोराइड, है ना। सो देखो यहाँ पर पीवीसी पाइप्स, डोर मैट्स, ट्यूब्स एंड बैग्स हॉस्पिटल किट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट, है ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट जो है वो विंटर क्लॉथिंग ब्लैंकेट के लिए। इसका स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करते जाओ। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन जिसको बोलते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर के अंदर टेफ्लॉन कोटिंग भी आती है ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने। सो पॉलीप्रोपिलीन, है ना, पॉलीप्रोपिलीन को इंजेक्शन सीरीज के अंदर और फर्नीचर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पर होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर दो चीजें आती है। ठीक है, अब होमोपॉलीमर किसे कहना है बेटा? फॉर्म फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ सिंगल मोनोमर यूनिट। एक मोनोमर यूनिट के रिपीटेशन बार बार हो रहा है और उससे जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है उसको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। कोपॉलीमर किसको बोलेंगे बेटा? फॉर्म फ्रॉम द टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर से जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर, है ना। जैसे कि पॉलीइथिलीन टेट्राफ्लेट इज अ कोपॉलीमर।
पॉलीइथिलीन टेट्राफिलेट क्या है बेटा? कोपॉलीमर है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? पॉलीमर्स कैन हैव अ लीनियर ब्रांच और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है? लीनियर है, ब्रांच है और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है इसका। सो प्रॉपर्टीज, पॉलीमर्स एग्जिबिट वेरियस प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मोनोमर्स एंड देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के हिसाब से। आ गई बात समझ में, है ना। अब देखो ना, यहाँ पर पॉलीमर पॉलीसैकेराइड है, नेम ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, वुड, प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड्स है, मसल्स, हेयर, एंजाइम, स्किन, एग्स में मिलते हैं, है ना। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक फॉस्फेट क्रोमोसोम्स ऑफ एनिमल्स में मिलते हैं। आरएनए न्यूक्लियोटाइड बेस्ड राइबोस फॉस्फेट क्रोमोसोम्स ऑफ प्लांट्स में मिलते हैं। रबर आइसोप्रीन, लैटेक्स ऑफ रबर ट्री। आ गई बात समझ में। यहाँ पर अपना कार्बन कंपाउंड नाम का जो चैप्टर है वो काफी डिटेल तरीके से वन शॉट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो अभी जिनकी भी एग्जाम है कल, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि वन शॉट पूरी सीरीज जो है, अपनी पूरी प्लेलिस्ट है वन शॉट लेक्चर फॉर द साइंस, तो यहाँ पर टोटल चैप्टर्स अपलोडेड है, उसको देखिए। लगभग 10 से 15 घंटे का कंटेंट है, 15 घंटे का कंटेंट है। 15 आवर्स को अगर आप 1.5x स्पीड से देखते हो तो 10 घंटे में, 10 आवर्स में आपकी पूरी की पूरी रिवीजन टोटल साइंस 1 की हो जाएंगी। और डेफिनेटली कल के साइंस 1 के पेपर के लिए आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे। 40 में से लगभग 35-37 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। और इसी गारंटी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।